आईपीओ हो तो ऐसा, जी हाँ, आईपीओ से जुड़ी खबर हो और हमारे पास आपको जानकारी ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि सुस्त आईपीओ रहा, लिस्टिंग भी सुस्त देखने को मिली, लेकिन क्या भविष्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब क्या करना चाहिए यहाँ पर? आज बहुत लोगों के सवाल भी आए थे सुबह 10 बजे में, और वो कह रहे थे क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है क्या। तो डिटेल में एनालिसिस करते हैं, हर्ष के पास पहले चलते हैं और समझते हैं कि कैसी लिस्टिंग रही। हर्ष बताइए। जी, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बता दें कि ओला इलेक्ट्रिक की पीयर कंपनी है यहाँ पर एथर, और इसकी अगर लिस्टिंग की आप बात करें तो एकदम ठंडा डेब्यू देखने को मिला है। यहाँ पर आप देखिए बीएससी पर 326 के भाव पर यहाँ पर लिस्टिंग हुई है, जबकि जो इशू प्राइस था 321 था। तो इस हिसाब से अगर परसेंटेज निकाली जाए तो 1.57% का यहाँ पर एक मामूली सी बढ़त यहाँ पर लिस्टिंग के देखने को मिली। बीएससी की बात करें, हम लोग एनएससी की बात करें तो करीब 328 के भाव पर यहाँ पर लिस्टिंग हुई है। 1.57% के ये 2% है, 2% के आसपास यहाँ पे लिस्टिंग हुई है। आंकड़ा थोड़ा सा हम लोग दुरुस्त करा लेंगे, 2% के आसपास लिस्टिंग हुई है, 328 के आसपास। तो और इसका जो इशू प्राइस था वो करीब 321 रुपये था। वहीं हम आपको बता दें कि जो आईपीओ जो सब्सक्राइब हुआ था वो 1.5 गुना के आसपास हुआ था। चले 1.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था और 1.5% की लिस्टिंग हुई है। और 1.5 के साथ इसका कुछ विशेष संबंध दिखाई दे रहा है। हर्ष बाबू देख रहे हैं कि मतलब जो है 1.5 गुना सब्सक्राइब हो गिर भी गया सर है, उसके बाद गिर भी गया। अब तो खैर अब गिरेगा ही, अब बाजार ही गिर रहा है। लेकिन अब ये सवाल ये है कि क्या यहाँ पर भविष्य क्या दिखाई दे रहा है। आस्था मैम, बहुत लोगों के सवाल हैं। हालांकि उस तरह का पार्टिसिपेशन रिटेलर्स का नहीं रहा, लेकिन जिन लोगों ने भी अप्लाई किया उम्मीद में, क्या उनको आज एग्जिट कर देना चाहिए जो लोग अभी तक होल्ड कर रहे हैं? क्या सलाह रहेगी आपकी? हालांकि बहुत लोग नुकसान में निकलते नहीं हैं, आप उनको क्या सजेशन देंगे अभी? देखिए विपुल जी, जब मैं आपके साथ इसी आईपीओ पे मैंने चर्चा की थी, तकरीबन हम से 6 दिन, 29 अप्रैल की बात है। 29 अप्रैल को मैंने इसमें, आपने पूछा था लगाना है तो मैंने मना ही किया था कि एक रिस्क बेट लग सकता है। और मेरा मेन जो लॉजिक था कि प्राइसिंग तो ज्यादा है ही, मैं टाइमिंग की भी बात कर रही थी कि ये टाइमिंग थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ जियो पॉलिटिकल टेंशन उस टाइम स्टार्ट हो चुका था जो कश्मीर इशू को लेके, तो मुझे वो एक बड़ा एलिमेंट लग रहा था कि वो ये आईपीओ को सक्सेसफुल होने देगा कि नहीं। इनफैक्ट मैंने जब नोट निकाला जो हम हमारे क्लाइंट्स को हेम सिक्योरिटीज में देते हैं, साफ साफ लिखा गया था कि मैक्रो सिचुएशन को देखते हुए भी हम इस आईपीओ को एक रिस्की आईपीओ मानते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसको लिस्टिंग के बाद देखा जाए। और देखिए आज वाकई में लिस्टिंग भी उसी हिसाब की हुई, और आज हम न्यूज में भी देख रहे हैं कि मैक्रो ये जो टेंशन है उसकी वजह से मार्केट ने भी उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाया है और मार्केट भी टूटा हुआ है। तो जो हमारा डर था वो ही सही साबित हुआ, और मार्केट के खराब होने की वजह से आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छी नहीं हुई। अब करना क्या है, देखिए क्योंकि यहाँ हमारी तो राय थी नहीं कि इसमें डायरेक्टली लगा लीजिए, और हम तो आईपीओ को लिस्टिंग के बाद ही लगाने के लिए या फिर देखने के लिए बोल रहे थे। तो अभी मेरे हिसाब से थोड़ा रुक जाइए। आज की जो ये लिस्टिंग हुई है ये वीक लिस्टिंग ही मानी जाएगी। सुबह के कुछ एक मिनट इसने 1-1.5% का प्रीमियम दिखाया, लेकिन ये बहुत देर तक टिका नहीं। मेरे हिसाब से 10:30 के बाद से शायद, जहां तक मुझे ध्यान आता है, ये वापस से गिरने लगा था 10:30 या 11 बजे ऑनवर्ड्स। तो वीक है ये काउंटर, और मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसमें प्राइसिंग भी ज्यादा थी। तो अभी इसमें ये सोच के कि ये टूटा है, लिस्टिंग भी वीक हुई है, तो अभी एंटर करे नहीं, अभी भी रुक जाइए। अभी भी इसमें एंट्री के मौके नहीं तलाशने हैं, वेट करना है। अब जिन्होंने लिया हुआ है वो क्या करें, क्योंकि हमको ये वीक ही लग रहा था, तो मेरे हिसाब से सुबह काफी लोग निकले भी रहेंगे, क्योंकि ये मार्केट में पहले से ही इसको लेकर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। लेकिन किसी वजह से अगर रुक गए हैं तो फिर मेरे हिसाब से एक बार होल्ड कर लीजिए। लेकिन इसमें थोड़ा वीकनेस हमें और देखने को मिलेगी आगे जाते हुए भी, अगर मार्केट का मूड माहौल, जो कि हम मान ही रहे थे कि ये माहौल की वजह से ये लिस्टिंग पे फर्क आएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो अगर वो अच्छा नहीं रहा तो थोड़ी और वीकनेस दिखा सकता है ये, और वीकनेस दिखा सकता है। तो मैं, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग एग्जिट नहीं कर पाए उन्हें अभी होल्ड करना चाहिए? उन्हें अभी तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी निकलेंगे तो थोड़ा नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें दो तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं कि अगर नुकसान कम नुकसान में निकलने की कोशिश करना चाहते हैं तो निकल जाइए, लेकिन नुकसान होगा जरूर, और नुकसान बिल्कुल भी बुक नहीं करना है तो अभी रुक जाइए, एक बार वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करिए, बट नई खरीदारी तो बिल्कुल नहीं करनी। नई खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है। मैम अब दूसरा सवाल आता है, जो अभी आपने कहा कि ये पहले से ही महंगा लग रहा था और आपने इस पर अवॉइड की बिल्कुल रिकमेंडेशन दी थी इसी कार्यक्रम के दौरान ही। सवाल ये उठता है कि किन लेवल्स पे आपको लगता है कि नहीं प्राइस अच्छा है, और फंडामेंटल भी आपको कंपनी के अच्छे लग रहे हैं,
या नहीं लग रहे हैं? क्या सिर्फ प्राइस एक वजह है या इस कंपनी से ही दूर रहना चाहिए? और कोई प्राइस ऐसा है जो आपको कंफर्टेबल लग रहा हो अगले 1 महीने बाद अगर वो प्राइस दे, जैसे ओला में तो हमने बहुत नीचे के प्राइसेस देख लिए बाद में, तो क्या मतलब सजेशन क्या रहेगा, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए अगर करनी है तो, या कम्प्लीटली अवॉइड है ये एथर? नहीं देखिए, एंट्री अभी तो मेरे को लगता है कि 300 के नीचे के स्तर आते हैं तो फिर वहां पे देखा जाएगा। अभी तो नहीं करनी है। 300 के नीचे के स्तर भी यानी कि 280 85 अगर वहां पे मिलता है तो फिर वापस से एक बार सोच सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं। दूसरी तरफ फंडामेंटल्स में एक तो प्राइसिंग इशू था, दूसरा टाइमिंग इशू था, तीसरा इशू जो मुझे लगता है वो कंपेटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी इस काउंटर को, जो कि मैंने शायद आपके साथ चर्चा भी की थी बिल्कुल। कि बजाज का चेतक ज्यादा डिमांड में है, टीवीएस के प्रोडक्ट्स ज्यादा डिमांड में है, स्कूटर्स, और इसका तो चौथा नंबर आता है, ओला के बाद का नंबर है। और आगे जाते हुए होंडा की तरफ से भी कुछ लॉन्च आया तो इंटेंसिटी, कंपेटिटिव इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। अब वो कैसे फेस करेगा वो भी हमें देखना है। तो ये एक ऐसा केस हो गया था कि इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए, एक बार इसमें साइडलाइंस पे बैठ के देखना चाहिए कि इसकी परफॉर्मेंस आगे जाके कैसी आ रही है, फिर इसमें अपना मन लगाएं तो ज्यादा बेटर होगा। फंडामेंटल्स इसके ठीक ठाक ही थे, कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं थे, लेकिन 2-3 चीजें ऐसी थी जिसके हिसाब से मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि एक बार साइडलाइन पे बैठ के सिर्फ इसको वेट एंड वॉच करिए, एंट्री अभी इसमें रहनी ही चाहिए। कुल मिलाकर के लब्बो लुआब जो सार है, जो कंक्लूजन है इस बातचीत का, वो ये है, अवॉइड ही करिए अभी के लिए, अवॉइड। आप हर्ष कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मेरा मैम से सवाल ये था कि मैम जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं ओला की बात करते हैं, जैसे मिसलीडिंग यहाँ पे नंबर्स की बात करें, सेल्स के नंबर्स की बात करें, इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला निकल कर आया, तो इन दोनों स्टॉक में अगर कंपैरिजन करना हो, क्या दोनों में से आपको लगता है कोई सही है या दोनों से दूरी बना के रखनी चाहिए? देखिए, ईथर मुझे बेटर लगता है क्योंकि ईथर का फोकस इनोवेशन, क्वालिटी और R&D पे है। इसी की वजह से उसने इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाई जितनी ओला ने दिखाई। मैंने ये भी चर्चा की थी जब हम 29 अप्रैल को मिले थे कि ओला की बैंडविड्थ काफी ज्यादा है, वहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा है, बैलेंस शीट का साइज इससे बड़ा है, क्योंकि ये थोड़ा स्लो डेवलप कर रहे थे। इनका पूरा फोकस क्वालिटी पे था, जैसा एथर रिस्टा जो इनका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ फैमिली स्कूटर अभी 2024 में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है और मार्केट में बहुत डिमांड है। तो फंडामेंटली ओला से बेटर मैं ईथर एनर्जी को मानूंगी। क्यों? क्योंकि इनका फोकस क्वालिटी पे है। और जब हम ऑटो स्पेस की बात करते हैं तो ऑटो स्पेस में क्या चीज रहती है जो एक डिफरेंशिएटर होती है एक ऑटो से दूसरे ऑटो के लिए, क्योंकि कंपनी में तो मार्केट में तो 3-4 कंपनियों के ऑटोमोबाइल अवेलेबल है। फीचर्स हमेशा डिफरेंशिएट करती है और वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है कोई भी ऑटो की तरफ जाने के लिए, चाहे से वो टीवीएस का हो या बजाज का हो या फिर ओला का हो या ईथर का हो। तो इनके फीचर्स भी काफी अच्छे हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो इनका पूरा सॉफ्टवेयर भी है और वो सॉफ्टवेयर की भी काफी अच्छी डिमांड है। दूसरा, इनका हेलमेट भी एक इन्होंने बनाया है साथ में, मैं नाम भूल गई, हेलो करके कुछ हेलमेट का इन्होंने शायद लॉन्च भी किया था। तो वो भी, ये सारी चीजें काफी अच्छी है, इनके फीचर्स काफी अच्छे जो इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं। ये ओला से मुझे बेटर लगता है। चलिए, तो ये बात निकल के आ रही है, ओला से बेटर लग रहा है एथर, लेकिन खरीदना नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण बात है, अभी नहीं खरीदना है। ये मत सोच लीजिए कि शुरू में आप नहीं जुड़े, ब्लास्ट में जुड़े नहीं, उन्होंने कहा था ये एथर बेहतर लग रहा है। ओला से बेटर है, अगर दो को कंपेयर करें तो एथर बेटर है, लेकिन करंट लेवल पे इसको भी खरीदना नहीं है। ये फिलहाल के लिए राय है आप लोगों के लिए। जो लोग फंसे हुए हैं वो होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए सजेशन दिया गया है। हर्ष, थैंक यू, शुक्रिया आपका ये अपडेट और जानकारी देने के लिए। लेकिन अभी थैंक यू तो अभी के लिए, इसी सेगमेंट के लिए खाली थैंक यू है। तो फिलहाल के लिए IPO हो तो ऐसा में इतना ही।